हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पंवार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्टार्ट करने वाला हूं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दूसरी थ्योरी है जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि मेटल और लिगेंड्स के बीच किस तरह की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बहुत सुंदर सा, बहुत बढ़िया सा लेक्चर ये होगा। बहुत बढ़िया से आपको मेटल और लिगेंड के बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, प्यारे ढंग से आप सभी प्यारे बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये लेक्चर देखने के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने के लिए आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऐसी क्या कमी रही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कि हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत पड़ी। तो वो शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो लिमिटेशंस क्या हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, यहां से हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशन, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो शॉर्ट कमिंग्स यहां पे रही हैं, जो लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रहे हैं, उन्हीं को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस तरह से एक्सप्लेन करती है, ये सारी चीजें वन बाय वन आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले लिमिटेशंस, VBT fails to explain the color exhibited by coordination compounds। coordination compounds की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है टू एग्जिबिट कलर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर एग्जिबिट करते हैं, लेकिन ये जो कलर एग्जिबिट करने वाली प्रॉपर्टी है इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये किस थ्योरी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है, सीखेंगे इस क्लास में। दूसरा लिमिटेशन, VBT डज नॉट प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर, इससे पिछला वाला लेक्चर है, अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो वहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अगर आपके कंपाउंड में जब आप बॉन्डिंग देखते हैं वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो आपको एक डेटा भी देती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी कंपाउंड की, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये हम इस वाले लेक्चर में सीखेंगे। थर्ड लिमिटेशन क्या है? VBT does not provide a satisfactory explanation for the stability of coordination compounds। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी सेटिस्फैक्टरी डाटा, ये कोई भी सेटिस्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन इसका नहीं है। किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, VBT डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का? इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्गर और दूसरे जो हैं वो वीकर हैं। यानी कि कुछ वीकर लिगेंड्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स हैं, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, केवल वहां पे एज्यूम्शंस हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करती है। कैसे करती है ये हम यहां पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, नोटबुक और
पेन लेके बैठना, फर्क करना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, और यहां से बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी और आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी। तो दोनों थ्योरी आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से आप वन बाय वन जो पॉइंट मैंने लिए हैं उनको समझने की कोशिश करना। पोस्टुलेट्स हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, बहुत बढ़िया से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग को किस तरह एक्सप्लेन करती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहला पॉइंट, इन अ कॉम्प्लेक्स, ये कौन सी थ्योरी है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब आपकी स्टार्ट हो जाती है। इन अ कॉम्प्लेक्स, अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय वेरियस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड लिगेंड्स। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यहां भी समझ लेते हैं। ये आपका मेटल है, यहां पे एक ये लिगेंड है आपका, यहां पे दूसरा लिगेंड है, और इस तरह से जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है वो आपका लिगेंड से सराउंड रहता है। ठीक है, ये एक मैंने जनरल एग्जांपल यहां पे लिया। इस तरह से जो ये मेटल एटम या आयन है उसको लिगेंड क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी है। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, वन बाय वन इसी तरह से समझते जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? द लिगेंड्स आर ईदर नेगेटिव, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पॉइंट अब शुरू हो जाता है। द लिगेंड्स आर ईदर नेगेटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। समझो आप बात को, जो आपका लिगेंड है वो या तो आपका कैसा है? नेगेटिवली चार्ज आयन है या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंपल बात है। possessing lone pair of electron, जो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बिहेव्स एज अ लिगेंड, वो क्या करते हैं? उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन न्यूट्रल लिगेंड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझना बात को, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन। यानी कि यहां ये बहुत बढ़िया पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। समझो आप, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, सपोज Mn+, ठीक है, जो आपका कोई भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, यहां इस तरह का इंटरेक्शन है। किस तरह का इंटरेक्शन है ये सारी बातें करेंगे। लेकिन अगर इस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की जगह आपका कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो आप लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो उसमें क्या होगा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो मेटल की साइड रहेगा। यानी कि जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल में बात, इस NH3 मॉलिक्यूल में हम बात करें नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम की, तो नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसलिए जो मेटल आयन की साइड होगा वो कौन होगा? वो लिगेंड का। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं तो वहां पे जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन। बात समझ में आ गई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अलग तरह की बॉन्डिंग है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड यानी कि ओवरलैपिंग मान के चलती है, लेकिन ये थ्योरी क्या मान के चलती है अब अगले वाले पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि यहां पे सेंट्रल मेटल आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और लिगेंड जो कि नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज की वजह से बाइंड करके रखते हैं। आगे बात समझ में? अगले वाले पॉइंट से और बात समझ में आ जाएगी। समझो आप, बोथ मेटल आयंस एंड लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। यही मैंने कहा, दोनों क्या है? पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये समझ लो आपके यहां पे प्योर आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल आयन और लिगेंड के बीच में। दोबारा समझ लो आप, ये कहता है कि जो मेटल आयन है और लिगेंड है वो दोनों पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं, एक बात। और दूसरी बात, जब वो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं
तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, किस किस के बीच बच्चों, मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। या थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह की बॉन्डिंग होती है, समझें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि यहां पे, कहां पे, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वहां पे मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, जिनको डेटिव बॉन्ड्स भी हमने बोला है। ठीक है, फर्क समझ लेना भाई, डेटिव बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस तरह की बॉन्डिंग बताती है मेटल और लिगेंड के बीच में। ध्यान करो आप, मेटल और लिगेंड के बीच इस तरह की बॉन्डिंग होती थी। ये थ्योरी कहती थी कि लिगेंड अपना जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का वो मेटल आयन को प्रोवाइड कर देती है और इस तरह से कोऑर्डिनेट बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, सीएफटी क्या कहती है, सीएफटी कहती है कि जो आपका मेटल आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो आपका लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं यहां पे जो एग्जांपल हमने लिया, और ये थ्योरी भी यही कहती है। और इन दोनों के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। यानी कि जो वीबीटी है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मानती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिगेंड के बीच, जो सीएफटी है वो आयोनिक बॉन्ड मानती है मेटल आयन और लिगेंड के बीच। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है और यही डिफरेंस है जिसकी वजह से दोनों थ्योरीज क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड माना जाता है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच प्योर आयोनिक बॉन्ड कंसीडर किया जाता है, प्योर आयोनिक बॉन्ड वहां पे होता है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है। दोनों थ्योरीज में बॉन्डिंग में ये डिफरेंस है। समझना ये है कि इस डिफरेंस की वजह से क्या दोनों थ्योरीज में फर्क आया और बॉन्डिंग किस तरह से हम पढ़ते हैं, फिर क्या फर्क आ जाता है बॉन्डिंग में। ठीक है, ये बात हमको यहां पे समझनी है। तो बच्चों समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां पे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, वीबीटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सीएफटी में आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों थ्योरी में। कैसे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हमने समझना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सा पॉइंट फिर से आ गया। When the ligands approach central metal atom or ion, the electrons of central metal atom and those of ligands repel each other. क्या होता है, मेटल आयन है, मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आपके लिगेंड्स हैं उनके पास वो तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है आपका लिगेंड, या फिर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करता है, वो पॉइंट करता है किसकी तरफ, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है। तो ये पॉइंट कहता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दीज रिपल्सिव फोर्सेस, समझना बात को, दीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दीज रिपल्सिव फोर्सेस destroy the degeneracy of d orbitals, destroy the degeneracy of d orbitals। अब यहां पे degeneracy of d orbitals आप 12th के बच्चे हैं जरूर जानते होंगे। degeneracy of d orbitals का मतलब है कि जो हमारे पास d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन 5 के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन ये जो इंटरेक्शन है यहां पे मेटल आयन और लिगेंड के बीच, तो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन भी शो करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से, समझो आप बात को, उस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है कि वहां पे
जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी डीजनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है, वो डीजनरेसी को लूज कर देते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाती है। और किस तरह से डेस्ट्रॉय हो जाती है कि जो डी ऑर्बिटल है आपका वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में आपका डी ऑर्बिटल टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और उन दो ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम? एक ग्रुप उसमें T2G बन के आता है, दूसरा ग्रुप उसमें EG बन के आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये जो इफेक्ट है बेटा, इस इफेक्ट को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको यहां समझाई है। अगर ये बात समझ गए तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब किस तरह से वो लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करती है ये आगे देखने वाली बात है, लेकिन यहां पे आप समझ लो, इस पॉइंट को मैं वापस से आपको बताता हूं कि जब मेटल आयन और लिगेंड्स आयनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे मेटल आयन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जब पास आते हैं तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो डी जनरेसी है, सेम एनर्जी वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी उनकी सेम ना रह के वो दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। कितने ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं? टू ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और वो दो ग्रुप का नाम यहां पे लिया गया है, एक है T2G और दूसरा ग्रुप बनता है बेटा EG, उन 5 ऑर्बिटल्स का। ये सारी बातें, स्प्लिटिंग कैसे होती है वो सारी बातें मैं आपको अब समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। समझ आ गई बात? चलिए फिर, अब बेटा इस बात को समझने के लिए हमने ना डी ऑर्बिटल्स की शेप्स को पढ़ना होगा। डी ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसी होती हैं, तो सबसे पहले शेप्स देख लेते हैं। और ये जो स्प्लिटिंग की बात हमने यहां पे करी है, जिस स्प्लिटिंग की बात हम कर रहे हैं यहां पे, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल होती है, स्क्वायर प्लेन होती है, जनरली ये 3 ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं। तो हम जो समझेंगे चीजों को वो पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरफ, वहां पे भी समझ लेंगे तो चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ना है कि जो आपके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नोटबुक पेन लेके और नोटबुक पे बेटा ड्रॉ करना आप। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो अलग अलग होती हैं। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। डी ऑर्बिटल्स बना लिख लेते हैं पहले, कौन से होते हैं? एक होता है बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप्स एक बार आप देख लो, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसके जो लॉब्स हैं वो एक्स और वाई जो प्लेन होता है इन दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अभी डी वाई जेड अगर हम बनाएं तो वाई यहां पे, जेड यहां पे, तो वाई और जेड जो प्लेन है एक्सिस का, डी वाई जेड जो ऑर्बिटल है उसके लॉब्स वाई और जेड जो प्लेन है वहां उनके बीच में लाई करता है। ठीक है, जेड एक्स की बात करें बिल्कुल इस तरह से, ये एक्स ऑर्बिटल आप कह दीजिए और ये आप जेड। तो एक्स जेड जो प्लेन है लॉब्स कहां लाई करते हैं? उस प्लेन के बीच में, यानी कि एक्स और जेड एक्सिस के बीच में। यहां एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, यहां वाई और जेड एक्सिस के बीच में, यहां एक्स और जेड एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल आपका हुआ, ये ऑर्बिटल आपका हो गया बेटा डी एक्स वाई, ये आपका ऑर्बिटल हो गया डी वाई जेड, और ये ऑर्बिटल हो गया डी जेड एक्स। ये 3 ऑर्बिटल हुए। अब पांचवा ऑर्बिटल, सॉरी फोर्थ वन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फर्क समझ लो, ये एक्स और वाई, ये जो लॉब है ये एक्स और वाई एक्सिस पे, अलोंग दी एक्स और वाई एक्सिस ऐसे रहते हैं। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका ऑर्बिटल है।
ठीक है, अब बचा डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर यहां बना लेते हैं। ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस है, और जो लॉब है वो अलोंग दी जेड एक्सिस होते हैं, और एक इस तरह से यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, ये आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। मैंने 5 ऑर्बिटल आपको बना के दिखा दिए, ये आप ड्रॉ करें अपनी नोटबुक में। ठीक है, तभी आपको समझ आएगी कि भी सीएफटी में जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह होती है और क्यों होती है, किस तरह होती है और क्यों होती है, ये आपको समझना है। और ये बात आपको जो समझ में आएगी वो इन ऑर्बिटल्स की शेप से आएगी। वापस समझ लो, डी एक्स वाई लॉब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं, डी वाई जेड लॉब्स वाई और जेड के बीच में होते हैं। एक्स और जेड के बीच में, जो एक्स और जेड एक्सिस है उनके बीच में लॉब्स लाई करते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो एक्स और वाई एक्सिस है और ऑर्बिटल के जो लॉब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं। ठीक है, डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के अलोंग, लेकिन तीनों एक्सिस के सेंटर में भी, ओरिजिन में भी वहां क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। इस तरह से यहां एक सर्कल बना के इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये बातें आपको जरूर समझनी है। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? तो इसके बाद क्या है टॉपिक हमारा, कि जो सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने समझना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बना लो। ठीक है, ये आपके 6 लिगेंड्स हो गए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स होते हैं। तो ये जो लॉब्स हैं, सॉरी जो वर्टेक्स हैं और ऑक्टाहेड्रल के, वो कहां होते हैं, वो वर्टेक्स पे आपके क्या रहेंगे, लिगेंड्स रहेंगे। और वर्टेक्स कहां होते हैं, वर्टेक्स आपके होते हैं जो आपके 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, समझो आप बात को, यहां आपके ये 6 एक्सिस हो गए। एक जो वर्टेक्स होगा वो यहां होगा, दूसरा यहां होगा, थर्ड वन यहां होगा, फोर्थ वन यहां होगा, फिफ्थ वन यहां होगा, सिक्स्थ वन यहां होगा। और ये जो ये सेंटर है आपका किसका, मेटल का, मेटल आयन का। तो जो लिगेंड अप्रोच करेगा आपको वो ऐसे करेगा, लिगेंड जो अप्रोच करेगा आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो इस तरह करेगा। ठीक है जी, इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 6 वर्टिसेज होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वहां पे आपके लिगेंड रहते हैं। ठीक है, और जब आपने यहां पे ऑर्बिटल्स बनाए हैं, डी ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल्स, तो आपने यहां पे देखा कि जो 2 ऑर्बिटल हमारे पास हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, उन दोनों के जो लॉब्स हैं वो कहां रहते हैं, वो भी एक्सिस पे रहते हैं। जबकि जो 3 ऑर्बिटल बचे हुए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उनके लॉब्स कहां रहते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस रहते हैं, यहां कहीं रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब इससे आगे की बात यह है कि जब लिगेंड्स मेटल आयन को अप्रोच करेंगे तो अलोंग दी एक्सिस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉब्स में ज्यादा होती है, तो आपके पास जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और दूसरे कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो आपके 2 ऑर्बिटल हैं, ये वाले, इन 2 ऑर्बिटल्स के लॉब्स कहां रहते हैं, एक्सिस पे रहते हैं। इन 3 ऑर्बिटल्स के लॉब्स कहां रहते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस रहते हैं। तो जब लिगेंड का नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आपका मेटल आयन को अप्रोच करेगा तो थ्रू दी एक्सिस करेगा, तो जो इनके लॉब्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। बात समझ में आई? वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे क्योंकि इनके जो लॉब्स हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस हैं,
तो जो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां पे इतना रिपल्शन फील नहीं करेंगे। और ये जो रिपल्शन फील कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ये लिगैंड की वजह से एक फील्ड वहां पे इंड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस जो फील्ड हो रहा है वो देखो दो तरह से हो रहा है, कुछ ऑर्बिटल्स पे उसका इफेक्ट कम आ रहे हैं और कुछ ऑर्बिटल्स पे उनका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिन पे इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं? जो बिल्कुल फ्रंट पे आ रहे हैं, जो बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और सामने कौन से आएंगे? सामने आएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले लॉब्स, यानी कि ये वाले ऑर्बिटल। तो जब लिगैंड मेटल आयन को अप्रोच करेगा तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये उस फील्ड की वजह से, उन इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की वजह से ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। इनके लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं, इसलिए ये उतना रिपल्शन फील नहीं करेंगे। यहां पे समझो आप, लिगैंड अप्रोच करेगा यहां से, लिगैंड अप्रोच करेगा यहां से, लिगैंड अप्रोच करेगा यहां से, लिगैंड अप्रोच करेगा यहां पे। नेगेटिव चार्ज यहां है, लॉब यहां है, नेगेटिव चार्ज यहां है, लॉब यहां है। लेकिन एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हम लें तो एक्स और वाई एक्सिस पे जो लॉब्स हैं वो किसके हैं? इस ऑर्बिटल के हैं। तो ये ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फील करेगा। अगर हम जेड एक्सिस को कंसीडर करें तो यहां से भी लिगैंड अप्रोच करेगा और यहां रिपल्शन ज्यादा फील करेगा। इसलिए ये जो दो ऑर्बिटल है जो ब्लू कलर से यहां पे बनाए गए हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, ज्यादा रिपल्शन यहां पे होता है। जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स जो ऑर्बिटल्स हैं इनके लॉब्स इन बिटवीन दी एक्सिस होने की वजह से उतना रिपल्शन फील नहीं करते। इसलिए बेटा जो डी ऑर्बिटल है, अभी 5 के 5 ऑर्बिटल डी जनरेट हैं, सेम एनर्जी वाले हैं। जब लिगैंड्स अप्रोच करते हैं तो इस कम और ज्यादा रिपल्शन की वजह से वहां पे डी ऑर्बिटल्स की जो डी जनरेसी है, जो सेम एनर्जी है वो सेम नहीं रहती और वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जो डी ऑर्बिटल है आपका वो 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाता है। बात समझ में आई? क्या हो जाता है? 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाता है। करके दिखाऊंगा स्प्लिट। 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाता है और इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो शेप्स को समझना जरूरी है कि भी लॉब्स कहां लाई करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगैंड एक्सिस के अलोंग किसको? मेटल आयन को अप्रोच करते हैं। जब एक्सिस के अलोंग मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो जो एक्सिस पे लॉब्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल आयन के, जो कि लॉब्स में प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो वहां पे ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, ज्यादा रिपल्शन होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स में। यहां पे इतना रिपल्शन नहीं होता, यहां इतना रिपल्शन नहीं होता। और इसकी वजह से जो आपका डी ऑर्बिटल है वो T2G, ये आपका T2G और EG जो आपके सेट है उसमें स्प्लिट हो जाता है। ठीक है ना? स्प्लिट करके दिखाऊं आपको। ये देखो आप, यहां पे स्प्लिटिंग एक बार देख लो आप। ये हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी जनरेट, डी ऑर्बिटल। डी जनरेट का मतलब मैंने आपको बता दिया। ये आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे सबकी एनर्जी सेम है। उसके बाद लिगैंड से अप्रोच करते हैं, लिगैंड से अप्रोच करते हैं तो यहां एनर्जी क्या हो जाती है? अपलिफ्ट हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि रिपल्शन हो रहा है ना। अभी हमने रिपल्शन दिखाया है लेकिन रिपल्शन में स्प्लिटिंग नहीं दिखाई, तो ये जो 5D ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब जब एनर्जी बढ़ेगी लिगैंड्स क्या करेंगे? और ज्यादा पास आएंगे, और ज्यादा पास आएंगे, तो फिर ये डी ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल तो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं और 3 ऑर्बिटल कम रिपल्शन फील करते हैं। तो ये जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं
डीजनरेट वाले सेम एनर्जी वाले वो टू सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। दिस इज द स्प्लिटिंग। ठीक है, टू सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं और ये जो सेट है इसको T2G सेट और ये जो सेट है इसको EG सेट कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आना चाहिए। लॉब्स कैसे कैसे एक्सिस में, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के इन बिटवीन लाई करते हैं ये समझ में आना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं वो अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं। ये EG सेट जो है आपका ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर दो ऑर्बिटल्स का है। यहां पे कौन से ऑर्बिटल्स हैं? यहां पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। यहां रिपल्शन कम होता है इसलिए इनकी एनर्जी कम, यहां रिपल्शन ज्यादा होता है इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो एनर्जी यहां पे है, इस एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ओ, डेल्टा से देखो, डेल्टा से तो रिप्रेजेंट करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी को, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, यानी कि डेल्टा ओ जो रिप्रेजेंट करता है ये स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देख लो। अब ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स हमारे 5D ऑर्बिटल डीजनरेट थे इस टाइम पे, तो यहाँ एनर्जी गैप कितना आया? तो जो नीचे है यानी कि जो नीचे चले गए T2G सेट, ये जो एनर्जी यहाँ पे इनकी है ये होती है बेटा 0.4 डेल्टा ओ और यहां ऊपर 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, यानी कि अगर लिगेंड्स अप्रोच करते हैं और उन लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वाले ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये जो आपका कंपाउंड होगा वो 0.4 डेल्टा ओ एनर्जी से स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो 0.6 डेल्टा ओ एनर्जी से, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो आता है वो कंपाउंड को क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। तो हमने कहा ना वीबीटी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन जो सीएफटी है ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग जो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसको एक्सप्लेन करती है। और समझ लो डेल्टा ओ को 10 DQ, DQ भी एक स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए यूनिट है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या DQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा और DQ के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा इक्वल्स 10 DQ। मैंने ओ जो बताया आपको डेल्टा ओ ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने यूज किया है। दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वापस एक बार देख लो आप। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, डीजनरेसी वहां पे क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, हाँ, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हमने पढ़नी है, तो डी ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं वो हमको समझ में आनी चाहिए। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो एक डी ऑर्बिटल होता है उसके जो लॉब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, जबकि डी जेड स्क्वायर में जो लॉब्स हैं वो जेड एक्सिस पे लाई करते हैं। बाकी जो तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स आपके रहते हैं, इनके लॉब्स इन बिटवीन दी एक्सिस लाई करते हैं। और इसी वजह से यही रीजन है कि जब लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस, जब लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस क्या करते हैं, अलोंग दी एक्सिस क्या करते हैं, मेटल आयन को अप्रोच करते हैं, तो जब वो मेटल आयन को अप्रोच करेंगे तो यहां ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, और ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे इसी वजह से जो EG वाला सेट है यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, और जो T2G सेट है यानी कि जहां रिपल्शन कम होता है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। और दोनों में जो डिफरेंस है वो डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम यहां से देखें जहां हमारे डी ऑर्बिटल्स थे तो इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा
और इनकी एनर्जी इतनी कम। यहाँ पे नेगेटिव साइन से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कम ज्यादा दिखाने के लिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड यही रहेगा। बात समझ में आ गई? समझ में आई बात? चलो, अब फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, क्या मतलब है इस बात का कि जब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, स्प्लिटिंग हो गई, हमारे पास दो सेट बन गए। दो सेट बन गए तो देखो कैसे बने दो सेट, यहां देख लो भाई, ये हमारे पास बन गया T2G सेट। समझना आप बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है अभी। ये EG सेट, इसको हम कहते हैं T2G, इसको हम कहते हैं बेटा EG। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टम हो सकते हैं कि जो हमारे पास मेटल आयन है उसके पास डी ऑर्बिटल में, डी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसके पास डी ऑर्बिटल डी सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D3 D4 सिस्टम हमारे पास हो सकता है, D5 सिस्टम हमारे पास हो सकता है, D6 सिस्टम हमारे पास हो सकता है। समझना यहां पे डी ऑर्बिटल्स को अकॉर्डिंग टू CFT, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस तरह से फिल किया जाता है, हंस रूल फॉलो करता है। एक बात, D1 सिस्टम की बात करेंगे। D1 सिस्टम ध्यान से देखना, D1 सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस ही बात है लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका चला गया T2G सेट में। ठीक है, तो अगर D1 की हम बात करें तो D1 में T2G1 और EG0 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, T2G1 EG0। D2 सिस्टम की बात करें तो हंस रूल अगर फॉलो होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां सेकंड इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ बेटा, T2G2 EG0। D3 में थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 EG0। अब जब D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D4 सिस्टम होता है, तो यहां कहानी शुरू होती है। ठीक है, यहां कहानी क्या शुरू होती है, हमारे पास दो केस बनते हैं। कौन सा? एक केस बनेगा पहला वाला कि इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए EG सेट में, यहां पेयरिंग ना हो। और दूसरा केस कौन सा बनता है कि इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके यहीं पेयरिंग कर ले। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते थे। तो बेटा अगर डेल्टा O आपका लेस देन P है, डेल्टा O लेस देन P, P4 क्या है, P आपका हो जाता है पेयरिंग एनर्जी। क्या हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो दो केस ये बन जाते हैं हमारे पास, डेल्टा O ग्रेटर लेस देन P, डेल्टा O ग्रेटर देन P। जब डेल्टा O लेस देन P होगा, यानी कि यहां जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप देखो डेल्टा O यहां पे कम है, तो जब डिफरेंस नहीं होगा तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप कर जाएगा, T2G सेट में उसकी पेयरिंग हो जाएगी। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। D4 सिस्टम में आपका इलेक्ट्रॉन T2G सेट में रहेगा कि EG सेट में रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा O आपका कितना है, डेल्टा O की वैल्यू कितनी है। और डेल्टा O की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा O की वैल्यू डिपेंड करती है कि जो आपका लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच कर रहा है वो कितना फील्ड इंड्यूस करता है। यहां कॉन्सेप्ट आता है कि जो आपका लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करता है, जो आपका लिगेंड है वो वीक फील्ड इंड्यूस करता है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करता है तो डेल्टा O की वैल्यू जो होगी वो आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर डेल्टा आपका जो लिगेंड है वो वीक है, यानी कि वीक फील्ड इंड्यूस करता है, तो आपके जो डेल्टा O की वैल्यू है, स्प्लिटिंग एनर्जी की एनर्जी है, वो कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, पेयरिंग होती है, ये वाला केस बनता है। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां जाता है,
ऊपर जाता है। ये बना लो आप। ये आपका T2G सेट और ये आपका EG सेट। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर चुके थे, ये दूसरे तरह से मैं फिल करके बता रहा हूं। और यहां आपका ये 4th इलेक्ट्रॉन आ गया। कब आया ये? वीक फील्ड के केस में, क्योंकि डेल्टा ओ क्या है? कम है, और डेल्टा ओ यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में ज्यादा है, इसलिए यहां पेयरिंग हो जाएगी। तो ये जो केस बना आपका, ये केस बना वीक फील्ड लिगैंड वाले केस में। ठीक है, और ये कब बना? ये बना आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में। तो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या लिमिटेशन था, क्या शॉर्टकमिंग थी? कौन सा लिगैंड वीक है, कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, केवल एज्यूम्पशन था। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड को और वीक लिगैंड को किस तरह एक्सप्लेन करती है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये कहती है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा वो ज्यादा फील्ड इंड्यूस करेगा, रिपल्शन वहां पे ज्यादा होगा, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। और जब डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाता, यहां गैप ज्यादा होता है। समझो आप बात को, यहां गैप ज्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाता है, ऊपर नहीं जा पाता। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में है। और अगर आपका लिगैंड वीक है तो फिर इलेक्ट्रॉन, ये जो गैप है एनर्जी का, ये बहुत ज्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग ना करके बेटा यहां चला जाता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को और वीक फील्ड लिगैंड को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है? स्प्लिटिंग के बेसिस पे। जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये डेल्टा ओ की वैल्यू से हम पता लगा लेते हैं कि वीक फील्ड लिगैंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा। और इसी के बेसिस पे हमने एक सीरीज बनाई जिसको हमने कहा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां पे हमने पॉइंट पढ़ा था, याद करो आप, यहां जाओ वापस। इसने कहा कि जो वीबीटी है वो एक्सप्लेन नहीं करती स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, कैसे आई, वीबीटी उसको एक्सप्लेन नहीं करती। क्या था मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का? कि कुछ लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करते हैं, कुछ लिगेंड्स आपके वीक फील्ड इंड्यूस करते हैं। तो किस बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्प्लिटिंग के बेसिस पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां देख लो आप। ठीक है, डेल्टा ओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, डेल्टा ओ कम वीक फील्ड लिगैंड। डेल्टा ओ ज्यादा पेयरिंग हो जाएगी, डेल्टा ओ कम पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया भाई D4 सिस्टम में? D4 सिस्टम में दो कॉन्फ़िगरेशन आ गए, दो कॉन्फ़िगरेशन आ गए। कौन सा? एक आ गया T2G3 EG1, यहां पेयरिंग नहीं हुई, ये वीक फील्ड लिगैंड। वीबीटी याद करो आप, वीबीटी में पेयरिंग वीक फील्ड लिगैंड के केस में नहीं होती थी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो यहां पे पेयरिंग हो जाएगी। इस तरह से ये दो केस बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वाला केस बना, ये आपका वीक फील्ड लिगैंड वाला केस बना। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो जो शॉर्ट कमिंग्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रह जाती हैं उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है सीएफटी। इसके बाद सीएफटी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी समझ लो आप। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए इसकी शेप आपको समझ में आनी चाहिए कि टेट्राहेड्रल जो शेप होती है वो किस तरह की होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी शेप किस तरह की होती है, लिगेंड कहां से अप्रोच करते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर आप यहां पे जो सीएफटी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में वो समझ जाएंगे। तो जो स्प्लिटिंग यहां पे होती है, स्प्लिटिंग ही समझा दूं मैं डायरेक्ट आपको। ये 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, और जो इनकी स्प्लिटिंग होती है बेटा उसमें आपका जो सिस्टम है वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि जो आपका T2G सेट है वो ऊपर आ जाता है,
और जो ईजी सेट है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो नीचे आ जाता है। मतलब यही है कि टेट्राहीड्रल जो शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, वहां पे जो लिगेंड्स हैं वो अप्रोच नहीं करते थ्रू द एक्सिस, वो तो वर्टेक्स पे आएंगे। और जब वर्टेक्स पे आएंगे तो वर्टेक्स कहाँ लाई करते हैं? वो लाई करते हैं इन बिटवीन दी एक्सिस। कहाँ लाई करते हैं? इन बिटवीन दी एक्सिस। तो इन बिटवीन दी एक्सिस जो लॉब्स वहां पे प्रेजेंट हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, इसलिए T2G जो सेट है उसकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। और ईजी में ऐसा नहीं होता, यानी कि वहां पे उतना रिपल्शन नहीं होता। और ये जो एनर्जी कैप है यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, कहां से अप्रोच करेंगे? लॉब्स के आसपास अप्रोच करते हैं। लॉब्स के आसपास जब अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो जो डेल्टा टी जो वैल्यू है यानी कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग एनर्जी है उससे हमेशा क्या रहती है? कम रहती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता। और वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू जो बेटा रहती है वो डेल्टा ओ से बहुत कम रहती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर ही चला जाता है। ठीक है ना, डेल्टा टी का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना नहीं रहता। तो ये CFT टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेज में है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। ईजी सेट आपका नीचे रहता है, T2G सेट आपका ऊपर रहता है। मतलब क्या है नीचे ऊपर से? यानी कि इनकी जो एनर्जी है T2G सेट की, dxy dyz dzx ऑर्बिटल्स की, वो ज्यादा रहती है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग दी एक्सिस मेटल आयन को अप्रोच नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के बारे में बात थी। मैंने आपको कहा था कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझ लेंगे तो फिर आपको जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाली बात है वो भी इजीली समझ आ जाएगी। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, VBT डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो यहां पे ये बातें करने की जरूरत नहीं है कि विजिबल रीजन का कोई भी रेडिएशन आएगा, किसी ऑब्जेक्ट पे लाई होगा, इंसिडेंट होगा, और वहां से जो कॉरस्पॉन्डिंग कलर है वो हमारे आईज में विजिबल होगा। इस तरह की बातें तो आप जानते हैं। अब ये कलर एग्जिबिट क्यों करते हैं, मेन में उस बात पे आता हूं जो आपके मतलब की बात है। ठीक है, कलर एग्जिबिट क्यों करते हैं, ये बस बात आप समझ लो यहां पे कि विजिबल रीजन का रेडिएशन में से कुछ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाला जो रेडिएशन है उसको अगर कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर हमको वहां पे विजिबल होता है। ठीक है, दिखता है। अब वो क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है ये समझने वाली बात है। अब इसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास है TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ग्रीन कलर एग्जिबिट करता है। ठीक है, अब क्यों करते हैं? देखो Ti जो टाइटेनियम है आपका, टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ? 3d2 4s2। अब इस कंपाउंड को अगर देखें तो यहाँ पे टाइटेनियम पे जो चार्ज है वो +3 है, यानी कि टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा +3 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? 3d1 4s0। अल्टीमेटली हमारे पास ये 3d1 वाला सिस्टम बन गया। बस ये बात आपको समझनी है, कौन सा सिस्टम बन गया? 3d1 वाला सिस्टम ये हमारा बन जाता है। अब आप यहां पे 3d1 सिस्टम लेके चलो, हमने शो करना है कि ये सिस्टम कलर एग्जिबिट क्यों करता है। देखो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह से स्प्लिटिंग होती है, अभी हम पढ़ के आए हैं। हो गई स्प्लिटिंग, D1 सिस्टम है,
D1 सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन एक यहां पे आपका रहेगा, ठीक है। अब कोई रेडिएशन विजिबल रीजन का इंसिडेंट होता है, यानी कि ये कंपाउंड क्या करता है, उसमें से कोई भी कलर की जो फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाला कलर है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा इस फॉर्म में, एच फॉर्म में। तो अब ये जब एच एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पहुंच जाता है, यहां से यहां पहुंच जाता है ना। इलेक्ट्रॉन T2G सेट से, कहां से, T2G सेट से आपका EG सेट में जंप कर जाता है। और ये जो जंप कर रहा है, इस जंप करने की वजह इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। यानी कि पहले जो कॉन्फ़िगरेशन आपका था वो T2G1 EG0 था, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन आपका हुआ वो T2G0 EG1 हो गया। यहां देखो आप, कब हो गया, जब उसने विजिबल रीजन का कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से जो d ऑर्बिटल ऊपर वाला सेट है उसमें चला जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के जंप वाले जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, dd ट्रांजिशन कहते हैं। और ये dd ट्रांजिशन ही रेस्पॉन्सिबल है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, कलर एग्जिबिट करता है। समझ में आई बात। dd ट्रांजिशन की वजह से, dd ट्रांजिशन क्या है, ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल्स हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है। क्यों जंप कर जाता है, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली है। और इस यहां से यहां जंप करने के लिए, यानी कि T2G से इलेक्ट्रॉन जब EG में चला जाता है तो इस प्रोसेस को हम dd ट्रांजिशन कहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, कलर एग्जिबिट करता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझो आप, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये किसकी वजह से हुई है, जब लिगेंड्स मेटल आयन को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। और अगर लिगेंड प्रेजेंट ना हो मेटल आयन के पास तो ये स्प्लिटिंग पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। ये स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, और जब स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं है जो हमने यहां शो किया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, जब ये सिस्टम ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कैसे करेगा, फिर तो 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी, डीजनरेट रहेंगे वो। तो अगर हमारे पास सिस्टम है इस तरह का कि वहां पे क्या है, लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, तो ही कलर एग्जिबिट करेगा। और अगर लिगेंड्स ना हो तो फिर वो जो कंपाउंड है, यानी कि वो जो मेटल है या मेटल आयन है, कलर एग्जिबिट नहीं करता। तो अगर आप इस कंपाउंड को हीट करते हैं और यहां से सब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो आपके पास Ti3 पॉजिटिव मेटल आयन बचेगा, और यहां पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो जो मेटल आयन है वो अकेला कलर एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बहुत रिलेट करोगे आप उससे, कॉपर सल्फेट का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उनको क्या करते हैं, उन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो हीट करने पे जो वाटर जो एम्बेडेड रहता है, वाटर जिसकी वजह से कलर एग्जिबिट करता है, वो वाटर वहां से एस्केप कर जाता है और कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पाउडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो कलर क्यों आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये आपको समझ में आ गया। ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती, ये सीएफटी एक्सप्लेन करती है, क्योंकि सीएफटी में ही स्प्लिटिंग होती है, सीएफटी में ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, वीबीटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब कुछ लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि इससे आगे वाली थ्योरी भी है लेकिन वो हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये भी पढ़नी बहुत जरूरी है कि आगे वाली थ्योरी की हमें जरूरत क्या पड़ी। और सीएफटी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है
उसको इतनी बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया है, फिर भी उसमें क्या कमी रह जाती है, ये हमने समझने की जरूरत है। CFT assumes that metal ligand interaction is purely electrostatic. CFT मानती है, ये हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, कि जो मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि आयोनिक है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं देखा जाता, दूसरी तरह के बॉन्ड भी वहां पे देखे जाते हैं। तो ये थ्योरी केवल आयोनिक बॉन्ड मान के चलती है, और इस बात को हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई आयोनिक बॉन्ड ही 100% वहां पे होते हैं। दूसरा लिमिटेशन, द थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई डज अ सर्टेन लिगैंड कॉज अ लार्ज स्प्लिटिंग व्हाइल द अदर इज स्मॉल। अब थ्योरी में थोड़ा सा यहां पे लूफॉल है, और वो लूफॉल ये है कि जो लिगैंड हमें लगते हैं कि वो तो वीकर होने चाहिए, लेकिन वो वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करते हैं, और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है वो वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे वाटर यहां पे है, एग्जांपल देख लो, वाटर को स्ट्रॉन्गर लिगैंड वो कंसीडर करती है, लेकिन OH माइनस जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज फ्री है, स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करने के लिए ये वीकर फील्ड इंड्यूस करता है। इस बात को बहुत बढ़िया से CFT एक्सप्लेन नहीं करती। दिस थ्योरी रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज। अब यहां पे आयोनिक बॉन्ड इसने माना है, पहला वाला लिखा ना हमने लिमिटेशन, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ये मान के चलती है, लेकिन है क्या बेटा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमको मिलते हैं जहां पे पाई बॉन्ड भी देखा जाता है, लेकिन जब आयोनिक बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और जब पाई बॉन्ड का मतलब नहीं बनता तो फिर ये एक्सप्लेन कैसे करेगी। इसका मतलब है कि इसने पाई बॉन्ड की जो भी पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन की मेटल लिगैंड के बीच में वो बिल्कुल खत्म कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पाई बॉन्ड वहां प्रेजेंट होते हैं। द थ्योरी डज नॉट गिव एनी वेटेज टू द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था, मेटल आयन के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल खारिज कर देती इस बात को कि वहां पे ऑर्बिटल्स की, मेटल आयन के ऑर्बिटल्स की, लिगैंड के ऑर्बिटल्स की कोई ओवरलैपिंग वहां पे है, यानी कि लिगैंड के भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा ये थ्योरी नहीं मानती। तो ये आपकी हुई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको पढ़नी है, समझनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में VBT से भी और CFT से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा होगा कि जो स्टेबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, आइसोमेरिज्म होती है, वो सब कैसे होती हैं। तो जल्दी ही लेक्चर आएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।